माय डियर स्टूडेंट, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो पहली बात है ना वो जरा देखें। फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी फिनोल के बारे में क्या कहा रहा है कि फिनोल जो है ना, फिनोल ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना उनसे ये कम एसिडिक है। दोबारा इस बात को देखिए, मैंने क्या कहा, फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी एसिडिटी कम होती है। मैं आपको पीके वैल्यू से अपनी ये बात समझाना चाह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए। यानी अगर जिन एसिड की पीके वैल्यू कम होगी उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होंगे, और जैसे जैसे पीके वैल्यू बढ़ती जाएगी उन एसिड्स की एसिडिटी कम होती जाती, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। मसलन मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं हमने मिनरल एसिड्स लिए, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, हमने अल्कोहल को लिया, वाटर लिया, फिनोल्स लिए। अब जरा इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो मिनरल एसिड्स है, आई मीन HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, अगर आप इनकी पीके वैल्यू देखें ना बहुत कम है, नेगेटिव में है, नेगेटिव पीके वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब है दीज मिनरल एसिड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें एसिटिक एसिड है, इसकी पीके वैल्यू उनसे बहुत ज्यादा है। आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मिनरल एसिड से बहुत बहुत कम है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद आप फिनोल को देखें, द पीके वैल्यू ऑफ फिनोल इज 9.9 विच इज मोर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर पीके वैल्यू फिनोल की कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा है, इसका मतलब है फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। आप इसके बाद वाटर को देखें, आप जानते हैं द पीके वैल्यू ऑफ वाटर इज 15.74, ये फिनोल से भी ज्यादा होगी। और अगर आप अल्कोहल्स को देखेंगे, अल्कोहल्स की पीके वैल्यू वाटर से भी ज्यादा है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे पीके वैल्यू बढ़ती जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो ये जो टेबल है जिसमें हमने डिफरेंट एसिड इनकी पीके वैल्यूज को कंपेयर किया, तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि मिनरल एसिड्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनोल, फिर वाटर, और लीस्ट अमंग दीज आर द अल्कोहल्स। देखें relative एसिडिक स्ट्रेंथ, ये relative एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, फिनोल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, मैं इन चारों की बात करता हूं। इन चारों की जो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ है इज एज फॉलो। क्या है स्टूडेंट? रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ में पहले आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है इन चारों में। उसके बाद आपके पास फिनोल्स, फिनोल, और फिनोल से मेरी यहां मुराद कार्बोलिक एसिड है। उसके बाद वाटर, और फिर मैं अल्कोहल्स की बात करता हूं, अल्कोहल्स। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जनाब कि इन चारों में रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा, फिनोल, फिर वाटर, और द वीकेस्ट एसिड्स अमंग दीज आर अल्कोहल्स। मैं एक और तरीके से भी आपको बात समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं इनकी के वैल्यू लेता हूं, के वैल्यू। अल्कोहल्स में मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूं, एसिटिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड की के वैल्यू जो है वो 1.75 क्रॉस 10⁻⁻5 है। ये मैं के वैल्यू ले रहा हूं, पी के वैल्यू नहीं है स्टूडेंट। इसी तरह अगर आप फिनोल की के वैल्यू लें, के दैट इज 1.3 क्रॉस 10⁻⁻10 है। ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है।
अगर आप वाटर की बात करें, वाटर की जो के वैल्यू है दैट इज 1.8 क्रॉस 10⁻⁻16। और अगर आप अल्कोहल्स की बात करें, उनकी के वैल्यू 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 के दरमियान है। मैं बातों को मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स। मैंने पहले ये जो टेबल आपके साथ शेयर किया था ना, इस टेबल में मैंने पीकेए वैल्यू के लिहाज से बात की थी। ये टेबल तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए वैल्यू। लेकिन अगर मैं के वैल्यू की बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू, यानी जितनी के वैल्यू ज्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी के वैल्यू कम होगी उतना वो वीक एसिड होगा। ये पीकेए और के वैल्यू इनमें डिफरेंशिएट रखना है। अब देखिए, अगर आप इन चारों को देखें, मैंने अब इनकी के वैल्यू लिख दी, पहले मैंने पीके वैल्यू, अब मैंने के वैल्यू लिख दी। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें मैंने एसिटिक एसिड लिया, इसकी के वैल्यू सबसे ज्यादा, ये ज्यादा वैल्यू है, ये उससे छोटी वैल्यू, ये उससे छोटी वैल्यू, और ये सबसे कम। तो जब के वैल्यू कम होती जाती है, इनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। तो इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन चारों में वीक एसिड्स कौन? तो मैं कह सकता हूं कि फिनोल कार्बोनिक एसिड, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक है, लेकिन वाटर और अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग है। यही मैंने बात लिखी कि फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अल्कोहल और वाटर से ज्यादा एसिडिक है, मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड वाटर, बट लेस एसिडिक देन कार्बो। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनोल लेस एसिडिक होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, फिनोल डिसॉल्व्स रेडली इन अल्कलीज। अल्कलीज, स्ट्रॉन्ग बेसिस या वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। माय डियर स्टूडेंट, एक बात देखिए, ये मेरे पास ना एक रिएक्शन है, फिनोल प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली। रिएक्शन हुआ, आपके पास ये सोडियम फिनोक्साइड आयन बना, सोडियम फिनोक्साइड बना प्लस वाटर। This one is an acid base reaction. In this reaction, sodium hydroxide, which is an alkali, that is a base, that is an alkali, and phenol will act as an acid here. अब इस रिएक्शन में फिनोल H देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH देगा, वाटर बनेगा, और ये सोडियम आयन फिनोक्साइड आयन के साथ मिल जाएगा, और आपके पास ये सॉल्ट बना सोडियम फिनोक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन हमें एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल इसको कंफर्म करता है। लेकिन एक और बात स्टूडेंट, फिनोल इज टू वीक टू अफेक्ट लिटमस पेपर। बड़ी अहम बात है, फिनोल एसिड है लेकिन इतना वीक एसिड है कि ये लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करता। और दूसरी बात, इट इज और टू इवॉल्व CO2 फ्रॉम कार्बन। ये दो बातें हैं, ये दो पॉइंट्स है स्टूडेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक ना बुनियादी बात सिर में बिठाएं। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एसिड जो है वो लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और बेस जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू। बेस बी से शुरू हुआ तो बेस लिटमस पेपर को ब्लू करता है, एसिड लिटमस पेपर को रेड करता है। ये आपने बुनियादी बात सिर में बिठानी। लेकिन एक काम की बात है, और वो क्या, माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी एसिड की एसिडिक सॉल्यूशन, अगर किसी एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच 5 और लेस देन 5 होगा, फिर वो इसको लिटमस पेपर को रेड करेगा। और इस तरह अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन की पीएच 8 से ज्यादा होगी, 8 से ज्यादा होगी, फिर वो बेसिक सॉल्यूशन इस लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। अब फिनोल के बारे में याद रखो, the solution, the pH of phenol solution is around 5 और 6। अब ये जो फिनोल का सॉल्यूशन है, इसकी pH 5 और 6 के दरमियान है। अगर 5 से कम होती, फिर वो एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड होना था, और उसने इस लिटमस पेपर को रेड कर देना था। लेकिन ये जो फिनोल है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वेरी वीक एसिड है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन की पीएच 5 और 6 के दरमियान है। लिहाजा वीक एसिड होने की वजह से ये फिनोल का जो सॉल्यूशन है
वो लिटमस पेपर पर अफेक्ट नहीं करता, यानी इसको रेड नहीं करता। और दूसरी एक और बात, हम एसिड की ये प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं कि जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। लेकिन यहां मसला क्या है, यहां मसला ये है कि ये जो फिनोल ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन CO2 इवॉल्व ही नहीं करता। तो CO2 इवॉल्व ना करना इस बात की निशानदेही है कि दिस वन इज अ वेरी वीक एसिड। एसिड है लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि कार्बोनेट और बाइक, इसके मुकाबले में आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है, लेकिन फिनोल CO2 इवॉल्व नहीं करता, बिकॉज दिस वन इज एन एसिड बट दिस वन इज अ पुअर एसिड, दिस वन इज अ वीक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, के वैल्यू ऑफ फिनोल मैंने ऊपर भी आपके सामने लिखी, दोबारा फिर लिख देता हूं। दोबारा इसलिए लिख रहा हूं कि ये अक्सर एग्जाम में पूछे, 1.3 क्रॉस 10⁻⁻10 ये Ka वैल्यू है फिनोल की। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपसे MCQ पूछा जाता है, इसलिए ये पहली बात आ गई। एक और भी, ये पहला पॉइंट, ये उसकी एक्सप्लेनेशन, ये दूसरा पॉइंट, ये K वैल्यू आप MCQ के लिए, और एक और पॉइंट की तरफ भी बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फिनोल के बारे में एक और बात जो हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 में भी पढ़ के हैं, वो क्या, इट इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में किसी हद तक हल होता है, एंड इट्स सॉल्यूशन हैज अ pH अराउंड, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि फिनोल का सॉल्यूशन उसकी pH 5 और 6 के दरमियान होती। तो मैंने क्या कहा था, अगर 5 से कम होती तो ये लिटमस पेपर को रेड कर देता, या 8 से ज्यादा होती तो फिर तो बेसिक हो जाना था ना। पहली बात क्या है, इट इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आप रूम टेम्परेचर पर फिनोल और वाटर का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो आपके पास ये टू लेयर्स यानी आपके पास 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बनते हैं। ये मैंने रूम टेम्परेचर पे बात की। और ये 2 लेयर्स का बनना हमें क्या कन्विंस करता है, हमें ये कन्विंस करता है, ये 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशन का बनना हमें क्या कन्विंस करता है, ये हमें कन्विंस करता है कि ये जो दोनों लिक्विड आपने मिक्स किए हैं ये पार्शियली मिसिबल है, कंप्लीटली मिसिबल नहीं है, ये इमिसिबल भी नहीं है। हम ये नहीं कहते ये इमिसिबल है, हाँ ये किसी हद तक आपस में हल हो जाते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम इसको हीट करते जाएं, अब ये दोनों कॉन्जुगेट सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं और एक टेम्परेचर आएगा जिसे हमने अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर कहा था। इस टेम्परेचर पे जाकर ये दोनों लिक्विड यानी फिनोल और वाटर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन मैंने किसकी बात की है, मैंने रूम टेम्परेचर की बात की है। तो रूम टेम्परेचर पर फिनोल इज पार्शियली मिसिबल इन वाटर, ये पानी में किसी हद तक जुजवी तौर पर हल होता है। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज, व्हाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, फिनोल क्यों एसिडिक है। गो के इसकी एसिडिटी बहुत कम है, लेकिन एसिडिक तो है, क्यों एसिडिक है, उसकी रीजन क्या है। मैं आपको ना 2-3 पॉइंट्स स्टूडेंट जरा समझा तो देखें। पहली बात आप देखें, दिस वन इज द फिनोल। अब इस फिनोल में देखेंगे ना, ये ऑक्सीजन, इसके पास ये 2 लोन पेयर है स्टूडेंट। ये दिस वन इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, कि ये फिनोल लिया, ये मैं पहले बेंजीन बनाऊंगा, ये बेंजीन, अब ना ये मैं OH लगा देता हूं, जो फर्क आएगा वो मैं आपको समझा देता हूं। मैं ना सिर्फ इन पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इसको, तो अब मैं इधर फिर इधर और फिर इधर, ये 2 आपके पास, जैसे हमने बेंजीन के नहीं वो कैल्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाए थे इस तरह। तो दीज आर 2 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब ना इसमें होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर ये लोन पेयर है। अब होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहां शिफ्ट करेगा। जब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। यूं क्या चेंज आएगी, यूं चेंज ये आएगी कि आपके पास ये
इस तरह आप इसको मैनेज करेंगे। जहां जहां चेंज आई, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, पहले ये सिंगल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। अब एक और चीज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना ये लोन पेयर यहां इन्वेस्ट कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब जो ही यहां डबल बॉन्ड बनेगा, अब कार्बन के दो बॉन्ड यहां पे हो गए, 2 ये 4 और ये 5 तो नहीं होंगे, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, यूं यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। बाकी को मत छेड़े। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे नेगेटिव। अब इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि अब इस नेगेटिव चार्ज को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से यहां शिफ्ट हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इसका मतलब अब ये नेगेटिव चार्ज यहां की बजाय यहां शिफ्ट हो गया। आप इधर देख सकते हैं, मैंने क्या कहा कि ये आपके पास इस कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां ये पैरा पोजीशन पे चले गए। ये आपके पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। बिल्कुल इसी तरह अब आप काम क्या करेंगे, ये पैरा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करें और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो आपके पास ये एक और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल ये आपके पास ये जो 3 स्ट्रक्चर बने ना, अब इन 3 स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ना, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, ये पहले आर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर आर्थो पे जा रहा है। एक बहुत ये स्टूडेंट इस तरह अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये आपके पास 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गए, और अगर आप इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो वो ये बन गए। इसका मतलब है ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड और फिनोल है ना, दिस वन एक्चुअली is a resonance hybrid of these 5 resonance contributing structure. इन 5 resonance contributing structure में से ना, इन 3 में, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन 3 में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑक्सीजन इनको अपनी तरफ पुल करेगी और यूं ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर रिलीज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये जो 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगा ना, उनमें 3 के अंदर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, यूं ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर निकल जाएगा और आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, आपके पास ये हासिल होगा, ये फिनोल आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन, स्टूडेंट आपके पास ये आयन बना। मैं इसको यूं ही लिख देता हूं, ये ऑक्सीजन अब इस पे नेगेटिव आ गया। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ये क्या था, ये था फिनोल। फिनोल से क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, वेरी सिंपल। और साथ आपके पास क्या बना, साथ आपके पास प्रोटॉन रिलीज हुआ। वो स्पीशी जो प्रोटॉन रिलीज करती है दैट इज कॉल्ड एन एसिड। तो ये एसिड हुआ। मैंने आपको एक तरतीब समझाई है, मैंने आपको फिनोल के 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बताए और फिर मैंने कहा कि इन 5 में से 3 में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ विड्रॉ करता है और जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर रिलीज हुआ और यूं आपके पास फिनॉक्साइड आयन बना। अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या, ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है, इसकी नेचर, इसकी स्टेबिलिटी फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट जितना फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा उतने इसके बनने के चांसेस ज्यादा है, और जितने इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे इट मींस ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है, जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना फिनोल प्रोटॉन डोनेट करेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू गिव द प्रोटॉन, एक्सटेंट टू रिलीज द प्रोटॉन। तो जितना फिनॉक्साइड, अभी ये बात ध्यान में बिठाओ, जितना फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा
उतने इसके बनने के चांसेस ज्यादा, और जितने इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे उतना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतने प्रोटॉन ज्यादा रिलीज होंगे, और वो एसिड जो जितने ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करता है उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सारी बात एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, इस सब का दारोमदार किस पर है? इस सब का दारोमदार नेचर ऑफ फिनोक्साइड। अब हम ना फिनोक्साइड आयन इसकी नेचर को देखते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फिनोक्साइड आयन है इसके बारे में जरा देखें। द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ये फिनोक्साइड आयन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। द नेगेटिव चार्ज ऑन फिनोक्साइड आयन, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कैन बिकम इन्वॉल्व्ड विद पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग है ना, इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन एक्सटेंसिवली मूव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया। अब ये ऑक्सीजन अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहां इन्वॉल्व करके इसको इसमें डिलोकलाइज करवा देता। कैसे? देखो, ये ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इसका मतलब है यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड बना ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी को ये इधर रहने दो, ये इधर रहने दो। ये एक आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। मैं आपको ना इसको ये एक आसान तरीके से समझाता हूं, फिर मैं डिटेल से भी आपको बताता हूं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस कार्बन पर हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुए, यानी बाकी को मत छेड़ो, ये डबल बॉन्ड हो ऊपर रखो, डबल बॉन्ड हो। अब क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, अब ये यहां चले गए, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको यहीं पे रखो। ये एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, किसका? फिनोक्साइड आयन का। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, जब यहां जाएंगे इनको यहां ले आओ, बाकी को मत छेड़ो। बाकी से क्या मुराद है कि ये डबल बॉन्ड ओ मत छेड़ो, इस तरह यहां पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहां पे ये आ गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव चार्ज। पहले यहां पे था आर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पे नेगेटिव चार्ज, अब दोबारा आर्थो पे चला। अब ये यहां आ गया, यानी अब ये यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये तो है, और ऊपर आपके पास ये डबल बॉन्ड ओ भी है। ये आपके पास एक और, ये भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर था, ये जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम डबल हेड एरो से शो करते हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 5, दीज आर 5 डिफरेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड। मैं जरा डिटेल में आपने एग्जाम में अपने पेपर में इस तरह बनाना है, मैं जरा डिटेल से आपको समझाने की खातिर। देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास फिनोक्साइड आयन है, मैंने ये कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस तरह ये जो कार्बन है, ये आपको पता है कि रिंग में 6 कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और बीच में ये मैंने पाई इलेक्ट्रॉन भी शो कर दिए, मैं बॉन्ड की सूरत में पाई इलेक्ट्रॉन शो कर। स्टूडेंट अब देखें, ये जो ऑक्सीजन है इस पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां शिफ्ट हो गया। अब जो ही यहां शिफ्ट होगा ना, अब आप इस कार्बन को देखो, जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ ना, आप इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के आप बॉन्ड गिने कितने हो गए? इस कार्बन के बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5। अब कार्बन पेंटावेलेंट तो है ही नहीं, तो कार्बन तो टेट्रावेलेंट है। इसका मतलब है जो ही ये पाई ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाएंगे, और यूं इस कार्बन पर, ये आर्थो पोजीशन वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, यही कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। जो यहां शिफ्ट होंगे तो आप इस कार्बन को देखें, इसके कितने हो गए? इसके 5 बॉन्ड हो गए। अब 5 बॉन्ड तो नहीं होंगे, इसलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये
पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की सूरत में चलेगा। अब ये पैरा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां शिफ्ट हो गया। अब जब यहां शिफ्ट होगा, यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब इस कार्बन को देखें, अब इस कार्बन पर दोबारा इसके 5 बॉन्ड बन गए, लिहाजा अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये आर्थो वाले कार्बन पे चले गए और यूं इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब लास्ट पे ये जो नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा और दोबारा एक चीज आ गई, और दोबारा क्या होगा, दोबारा माय डियर स्टूडेंट, दोबारा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन दोबारा ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। जब ये दोबारा ऑक्सीजन पे जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। ये दोबारा, यानी पहले ये था, एंड पे ये दोबारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। यूं मेरे पास ये 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था ना, उसके आने की वजह से रिंग में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। रिंग इसमें रेजोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ गई, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो गया। और एक और भी याद रखना बात, दिस फिनोक्साइड आयन हैज 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। हमने कहा था कि नंबर द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, द स्टेबिलिटी ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of resonance contributing structure. Since phenoxide ion has 5 resonance contributing structure, it is much more stable. अगर मैं ना फिनोल और फिनोक्साइड आयन दोनों की बात करूं, मैं सिर्फ ये रेजोनेंस के हवाले से बात कर रहा हूं, अगर फिनोल और फिनोक्साइड आयन की बात करूं ना, तो फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनोल। ये फिनोल की निस्बत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये बात आपने याद रखनी। My dear student, the negative charge is thus delocalized in the ring. अब क्या होगा, जब ये फिनोल अपना ये नेगेटिव चार्ज यहां, तो नेगेटिव चार्ज पहले यहां, फिर यहां, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, डीलोकलाइज हो रहा है एक से दूसरी जगह, आर्थो पे, पैरा पे, आर्थो पे, फिर ऑक्सीजन पे, फिर आर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर इस तरह ये डीलोकलाइज हो रहा है। एंड फिनोक्साइड आयन बिकम्स रिलेटिवली स्टेबल। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से मैंने अभी आपसे क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि फिनोल किस में कन्वर्ट होता है, फिनोक्साइड। तो जितना फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा उतनी फिनोल की एसिडिटी ज्यादा होगी। अगर आप फिनोल के बजाय यहां पे अल्कोहल ले लें, तो अल्कोहल प्रोटॉन रिलीज करके एल्कोक्साइड आयन बनाएगा, लेकिन एल्कोक्साइड आयन में फिनोक्साइड आयन की तरह सा रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं होती। यही वजह है कि जो अल्कोहल्स हैं दे आर मच लेस स्टेबल देन वीक एसिड देन फिनोल्स। आगे हम ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसकी तरफ मैं आपको ले जाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, ये एंटी टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आपसे एग्जाम में कोई कंसेप्चुअल एमसीक्यू आता है या कोई कंसेप्चुअल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, तो ये मेरी बातें वहां आपको सपोर्ट करेंगी। Effect of substituent on the acidity of phenol. ये फिनोल है, अगर फिनोल पर किसी भी जगह कोई सब्स्टिट्यूएंट आए, आर्थो, मेटा, पैरा, किसी पोजीशन, जी मीन एनी सब्स्टिट्यूएंट जो फिनोल पर आ गया, अब उस सब्स्टिट्यूएंट के आने से फिनोल की एसिडिटी बढ़ी या कम होगी। दो तरह से बात को ज़हन में रखना है। पहला, ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है, क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा है? क्या ये सब्स्टिट्यूएंट रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है या रिंग को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता देता है, कौन सा है? पहली बात, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, यानी अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, जैसे हेलो है, जैसे नाइट्रो है, जैसे सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ये कौन से हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते, खींचते, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इट tends to disperse negative charge on phenoxide ion। तो ये क्या करेगा,
ये फिनॉक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स करेगा। जब ये डिस्पर्स करेगा तो फिर क्या होगा? इट stabilize the phenoxide ion and thus increases the acidity। अब याद रखना है, अगर ये वाला जो ग्रुप है ये कोई हेलो ग्रुप होगा, ये नाइट्रो ग्रुप होगा, दूसरे ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा, ये कौन से ग्रुप हैं? ये वो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पर डिस्पर्स हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मैं फिनॉक्साइड की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको यूं ये लिख दूं, फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल बात से क्या रखनी, अगर फिनोल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, लेकिन इसके बाद अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से मुराद क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से मुराद है NH2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से मुराद है आपके पास OR ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से मुराद है आपके पास अल्काइल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो क्या करेगा? that tends to intensify the negative charge and thus destabilizes the phenoxide है, और इसी तरह that decreases the acidity। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी। मैंने बिल्कुल इसके ना ये उल्ट ही लिख दिया। मैं आपको ना एक ट्रेंड बताता हूं माय डियर स्टूडेंट। ये मेरे पास ना पहले आपके पास आर्थोक्लोरोफिनोल है, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, पैराक्लोरोफिनोल है, उसके बाद ये आपके पास फिनोल है, और फिर आपके पास ये मिथॉक्सीफिनोल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर ये जो ये क्लोरो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर ये मौजूद होगा तो एसिडिटी ज्यादा फिनोल से, और अगर मिथॉक्सी ग्रुप होगा दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी? कम। एक और भी चीज है, और वो क्या? ये जो आर्थो पोजीशन है ना, आर्थो, अगर कोई ग्रुप आर्थो पोजीशन पे होगा तो वो मोर एसिडिक इसको कर देगा, और अगर कोई पैरा पे होगा तो वो फिर लेस एसिडिक, और मेटा पे तो उससे भी कम होगा। तो एक पोजीशन को भी ज़हन में रखनी है और एक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट उसको भी ज़हन में रखना है। एक और चीज, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फिनोल है, फिनोल ये एथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि जो फिनोल है ना, इसकी pKa वैल्यू 9.9 है, और ये जो एथेनॉल है इसकी pKa वैल्यू ये 16 के करीब है। इसका मतलब है फिनोल की pKa वैल्यू इससे ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है एथेनॉल की जो pKa वैल्यू है वो फिनोल से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है एथेनॉल अगर pKa वैल्यू ज्यादा है तो वो वीक है। एथेनॉल इज मच वीकर एसिड देन फिनोल, बहुत वीक है। वजह दो चीजें, एक ये देखें, ये आपके पास फिनोल है, अभी मैंने बात की है, जब फिनोल जो है ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, आपके पास ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। दिस वन इज द फिनॉक्साइड आयन, दिस वन इज फिनॉक्साइड आयन। और मैंने कहा कि आप इसकी स्टेबिलिटी वो बताती कि इसलिए अगर आप अल्कोहल लें, एथेनॉल C2H5OH, जब ये प्रोटॉन रिलीज करेगा तो आपके पास एथ ऑक्साइड आयन बनेगा, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इधर भी ना प्लस आप H पॉजिटिव ले लें।
ये आपके पास क्या बना, दिस वन इज एथ ऑक्साइड आयन। अब ये जो दो बने ना चीजें, ये जो फिनॉक्साइड आयन है, एथॉक्साइड आयन है, आप इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लो। स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लो। जो दोनों में ज्यादा स्टेबल होगा वो उसके बनने के चांसेस ज्यादा है, और जो ज्यादा बनेगा इट मींस उतने वो ज्यादा प्रोटॉन भी रिलीज होगे ना, तो जो जितने ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा उतनी उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था दिस फिनोल इट हैज 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, phenoxide ion has 5 resonance contributing, but on the other hand this ethoxide ion it has no resonance contributing structure. इसमें वैसे रेजोनेंस होती ही नहीं जैसे फिनॉक्साइड आयन में होती, जिसकी वजह से एथॉक्साइड आयन इज मच मच वीकर एसिड देन द फिनॉक्साइड। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, माइड जरा गौर से देखना, ये आपके पास फिनोल है, फिनोल में ये कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन अगर आप इथाइल अल्कोहल की बात करें, ये कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फिनोल में OH जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो sp2 है, और इथाइल अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप जानते हैं कि वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड की, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से फिनोल में प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इथाइल अल्कोहल में प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी से ज्यादा है। दैट इज व्हाई फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन एथेनॉल। ये दो बातें, एक स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड एंड एथॉक्साइड, इनको कंपेयर कर लो, उसके अपना रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की बात कर लो, और दूसरा कि फिनोल और एथेनॉल दोनों में वो कार्बन जिसके साथ OH है, आप उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। ये दो पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल ये डिस्कस करवाया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।